नमस्कार दोस्तों, मैं क्लियर परिहार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल lc.com में। दोस्तों, यदि आप अपनी ग्रेजुएशन पीरियड में हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आगे चलकर भविष्य में आप भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कितने प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ किन एग्जाम्स के माध्यम से होती है। तो घबराइए नहीं, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी मिलने वाली है। आज हम जानेंगे कि कितने प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको कौन से पद पर नियुक्ति मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट सर्विसेज को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स, सेकंड, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स। नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स में रिक्रूटमेंट मेरिट लिस्ट नेशनल लेवल पे निकलती है। आपकी जॉब प्रोफाइल नेशनल लेवल की होती है, यानी कि आपका ट्रांसफ़र कहीं भी किया जा सकता है। वहीं स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में रिक्रूटमेंट मेरिट लिस्ट स्टेट लेवल पे निकलती है। आपकी जॉब प्रोफाइल स्टेट लेवल की होती है, यानी कि उस राज्य के अंतर्गत कहीं भी आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सबसे पहले आज हम नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स के बारे में जानेंगे। नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स में भी कुछ प्रमुख सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर। इन सभी सेक्टर्स में कई पदों की नियुक्तियों के लिए साल में कई एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जाने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में हम जानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में एक प्रमुख एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये साल में एक बार कंडक्ट होती है। इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है, इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है और जो एज है 21 से 32 के बीच में होना चाहिए। यदि आप जनरल कास्ट हैं तो आपका मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 32 होना चाहिए। यदि आप ओबीसी या एसटी/एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आपका जो 32 है वो 35 एज तक होगा। और यदि आप एसटी/एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस एग्ज़ाम के द्वारा आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस जैसे सर्विसेज में आपको नियुक्तियां मिलती है। सेकंड नंबर पे है एसएससी सीजीएल। ये भी हर साल एग्ज़ाम होता है। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार की पोस्ट होती हैं। नॉन टेक्निकल में यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे मिनिमम 18 रखी गई है, मैक्सिमम 30 तो कहीं 32 रखी गई। ये पोस्ट वाइज है। किसी किसी पोस्ट में मैक्सिमम एज 30 मांगी गई है, किसी किसी में मैक्सिमम एज 32 मांगी गई है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से असिस्टेंट इंस्पेक्टर, ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, अपर डिविजनल क्लर्क, जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एट्सेट्रा, इन सभी पदों पर नियुक्तियां होती हैं। इसके बाद है अगला एसएससी जीडी। ये एग्ज़ाम भी होती है हर साल। एज इसके लिए 18 से 23 साल रखी गई है। एजुकेशन में यहाँ पे आपका 10th पास बस मांगा गया है। यदि आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती है, जिसमें आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, आपकी रनिंग ये सब मांगी जाती है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इन सभी में कांस्टेबल के पद पर भर्ती होती है। एसएससी सीपीओ ये एग्ज़ाम भी हर साल होती है। एज इसमें 20 से 25 रखी गई है। एजुकेशन आपका यहाँ ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती है। इस एग्ज़ाम के द्वारा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्तियाँ मिलती है आपको सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में। अगला है एसएससी सीएचएसएल। ये एग्ज़ाम भी हर साल होती है। एज यहाँ पे 18 से 27 साल रखी गई है। एजुकेशन में यहाँ आपका 12th पास मांगा गया है। हाँ, यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें यदि आप पास नहीं होते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग स्पीड या डाटा एंट्री स्पीड चेक की जाती है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग ऑफिसर जैसे पदों पर नियुक्तियाँ मिलती है। इसके बाद है एसएससी एमटीएस। ये एग्ज़ाम भी हर साल होती है। इसके लिए ग्रुप वाइज एज रखी गई है, जैसे कि एज 18 से 25,
और एज 18 से 27 रखी गई है। किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से 25 है, किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से 27 है। एजुकेशन यहाँ पे 10th पास मांगा गया है। ये सेंट्रल सर्विस होती है ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड पोस्ट पे। इसके बाद है एसएससी स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में भी ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए एज क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी गई है। एजुकेशन में आपका 12th पास मांगा गया है। यदि आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 30 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, और यदि आप ग्रेड डी के लिए मांग रहे हैं तो 18 से 27 एज मांगी गई है। यहाँ पे स्किल टेस्ट आपकी होती है। स्किल टेस्ट में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के पद के लिए यह एग्ज़ाम होती है। इस एग्ज़ाम के जैसे और भी बहुत से टेक्निकल एग्ज़ाम्स हर साल होते हैं, जैसे कि IFS, ESE, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, CGE, ISS एट्सेट्रा। इस प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए कई सारे एग्ज़ाम साल भर में निकलते हैं। कई नॉन टेक्निकल होते हैं, कुछ एग्ज़ाम टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल मीन्स आपको कोई विशेष सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री मांगा जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड में यदि आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको वहाँ मेडिकल की डिग्री मांगी जाती है, एट्सेट्रा। अगला है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें से एक प्रमुख एग्ज़ाम है IBPS PO। ये हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। इसके लिए जो एजुकेशन मांगा गया है, आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपकी एज 20 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। IBPS PO के एग्ज़ाम से IBPS में जितने भी जितने भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसमें PO के पद पे नियुक्ति इस एग्ज़ाम के माध्यम से की जाती है। सेकंड नंबर पे है IBPS क्लर्क। IBPS क्लर्क एग्ज़ाम भी हर साल कंडक्ट होती है। इस एग्ज़ाम के लिए एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। एज यहाँ पे 20 से 28 ईयर के बीच होनी चाहिए। इसमें कंप्यूटर नॉलेज, आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग या वर्किंग नॉलेज मैंडेटरी रखी गई है, यानी कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। इस एग्ज़ाम के माध्यम से क्लरिकल पोस्ट आपको मिलती है। जितने भी पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है IBPS की, उसमें आपको क्लरिकल कैडर मिलेगा। अगला है IBPS RRB, रीजनल रूरल बैंक। ये एग्ज़ाम भी हर साल होता है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से सीनियर मैनेजर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर या फिर ऑफिस असिस्टेंट, इन सभी पदों के लिए नियुक्तियाँ होती हैं। इन सभी पदों के लिए अलग अलग एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यदि सीनियर मैनेजर की बात करें तो यहाँ 21 से 14 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है 50% के साथ में। मैनेजर के पद के लिए 21 से 32 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यहाँ भी ग्रेजुएशन मांगा गया है 50% के साथ में। स्पेशलिस्ट ऑफिसर टेक्निकल जॉब है तो पोस्ट वाइज आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। एज यहाँ पे 21 से 32 ईयर्स रखी जाती है। एक्सपीरियंस भी पोस्ट वाइज रखी गई है। वहीं असिस्टेंट मैनेजर के लिए एज 18 से 30 ईयर के बीच में आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन यहाँ ग्रेजुएशन मांगा गया है। कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए एज 18 से 28 रखी गई है। एजुकेशन में यहाँ भी ग्रेजुएशन बस मांगा गया है, लेकिन कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे चले तो SBI PO, ये बैंकिंग के क्षेत्र में सबसे प्रमुख एग्ज़ाम है। SBI में PO के भर्ती के लिए यह एग्ज़ाम होती है। एजुकेशन यहाँ ग्रेजुएशन मांगा गया है और एज 21 से 30 ईयर्स के बीच में आपकी होनी चाहिए। SBI क्लर्क, एज यहाँ पे 20 से 28 ईयर के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन यहाँ भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। SBI में क्लरिकल जॉब मिलता है इस एग्ज़ाम के माध्यम से। फिर आता है SBI अप्रेंटिस। यह एग्ज़ाम परमानेंट नहीं होता, मतलब इस एग्ज़ाम के माध्यम से आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती। ये आपको 3 साल के लिए जॉब पे रखता है। ये आपको बेसिक ट्रेनिंग देता है।
यानी इस पोस्ट में, अप्रेंटिस के पोस्ट में आप काम करने के बाद कोई भी प्राइवेट जो बैंक है उसमें अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे जो एज मांगा गया है 20 से 28 ईयर्स रखा गया है। एजुकेशन में आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम होता है हर साल। एज यहाँ पे 21 से 30 ईयर्स के बीच होना चाहिए। एजुकेशन में ग्रेजुएशन विथ 60%, आपका ग्रेजुएशन हो जिसमें आपका 60% आपने अर्जित किया हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। इस एग्ज़ाम के माध्यम से ग्रेड बी के ऑफिसर के लिए नियुक्ति की जाती है आरबीआई में। अगला है आरबीआई असिस्टेंट। आरबीआई में असिस्टेंट के पद के लिए यह एग्ज़ाम लिया जाता है। एज यहाँ पे 20 से 28 ईयर्स के बीच में आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% के साथ में आप जिस जोन से भर रहे हैं उस स्टेट की आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है कमर्शियल सेक्टर। कमर्शियल में LIC AAO एक प्रमुख एग्ज़ाम है। इसके लिए नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों प्रकार की इसमें पोस्ट होती है। नॉन टेक्निकल में कोई भी अप्लाई कर सकता है। यदि आपका ग्रेजुएशन है तो आप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल में एज 21 से 13 ईयर के बीच रखी गई है। LIC जर्नलिस्ट एक नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है, एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है EPFO असिस्टेंट। एज यहाँ पे 20 से 27 ईयर्स रखी गई है। एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से असिस्टेंट के पदों पर नियुक्ति होती है EPFO में। फिर है ESIC UDC, ये एग्ज़ाम भी होती है। एज यहाँ पे 18 से 27 ईयर्स के बीच में आपका होना चाहिए। एजुकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से अपर डिविजनल क्लर्क के पदों पर नियुक्ति होती है ESIC में। नेक्स्ट है FCI कैटेगरी 1। नॉन टेक्निकल पद और टेक्निकल दोनों होते हैं। नॉन टेक्निकल के लिए यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएट हैं मिनिमम 55% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज आपकी मैक्सिमम 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम के माध्यम से असिस्टेंट जनरल मैनेजर फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में पद के लिए नियुक्ति होती है। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हैं। तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल है ये असिस्टेंट जनरल मैनेजर फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। अदर टेक्निकल पोस्ट भी है। FCI कैटेगरी 2, इसमें भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हैं। नॉन टेक्निकल के लिए आप यदि ग्रेजुएट हैं साथ में 60% के साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एज 28 रखी गई है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से मैनेजर जनरल डिपोट या मैनेजर मूवमेंट के पदों पर नियुक्ति की जाती है। अगला है FSSAI। इसके लिए भी हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार के पद होते हैं। FSSAI में असिस्टेंट के लिए कोई भी यदि आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल कई प्रकार के जॉब्स पोस्ट निकलती है। नॉन टेक्निकल के लिए यदि आप असिस्टेंट के पद में डालते हैं तो आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है। हाँ, आपको कंप्यूटर लिटरेसी आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके आगे है इंडिया पोस्ट। इसमें जो एज है कैटेगरी वाइज रखी गई है। पोस्ट मास्टर के लिए आपकी जो एजुकेशन मांगी गई है उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपका 12th पास और डाक सेवक के लिए आपका 10th पास मांगा गया है। इस प्रकार पोस्ट वाइज यहाँ पे एज और एजुकेशन मांगी गई है। अगला है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे दोस्तों हर साल सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकालता है। ये अपने सर्विसेज को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी 4 ग्रुप में बांट के रखता है। ग्रुप ए के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो UPSC द्वारा लिया जाता है, जिसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और मेडिकल सर्विस एक प्रमुख एग्ज़ाम्स। इसमें IRAS, IRPS, IRTS जैसे पदों के लिए नियुक्तियाँ की जाती है। अगला है ग्रुप बी एग्ज़ाम। ग्रुप बी के लिए कोई भी डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं है। यदि आपका
आप ग्रुप सी में कार्यरत हैं और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम GDC देकर ग्रुप बी की सर्विसेज में आ सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप सी। ग्रुप सी का एग्ज़ाम RRB द्वारा कंडक्ट किया जाता है। RRB का फुल फॉर्म रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। इसके माध्यम से RRB NTPC एग्ज़ाम हर साल किया जाता है। इसके लिए कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड जैसे पदों पर नियुक्तियाँ इस एग्ज़ाम के माध्यम से की जाती है। इसमें आपका पोस्ट वाइज किसी किसी पोस्ट में 12th पास मांगा गया है, किसी किसी पोस्ट में ग्रेजुएशन मांगा गया है और किसी किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग भी अनिवार्य रखी गई है। टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश में आनी चाहिए। RRB JE एग्ज़ाम भी हर साल होती है। इसमें DMS, JE, CMS के पदों पर नियुक्ति के लिए यह एग्ज़ाम होती है। टेक्निकल जॉब है। RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होती है। इसमें 12th प्लस ITI डिप्लोमा मांगा जाता है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ग्रुप डी के लिए RRB ग्रुप डी या RRC ग्रुप डी, RRB और RRC दोनों में से कोई भी यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेता है। इसमें गैंगमैन, पॉइंटमैन, ट्रैकमैन और गेटमैन जैसे पदों में नियुक्तियाँ की जाती है। इसके लिए 10th प्लस ITI मांगा जाता है। अगला है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। RPF में कांस्टेबल के पद के लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे 18 से 25 साल के बीच आपका होना चाहिए। एजुकेशन में आपका 10th पास मांगा गया है। हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ मांगा जाता है। RPF SI का एग्ज़ाम भी होता है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे 20 से 25 रखा गया। एजुकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ भी PET एग्ज़ाम होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद है प्रमुख डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में UPSC NDA NA एक प्रमुख एग्ज़ाम है। यह साल में 2 बार कंडक्ट होती है। यदि आप 12th पास हैं तो यह एग्ज़ाम का फॉर्म आप भर सकते हैं। एज इसके लिए 16.5 से 19.5 के बीच में आपका होना चाहिए। आर्मी विंग, एयरफोर्स विंग, नेवी विंग, तीनों विंग है। आप कौन सा विंग सेलेक्ट करते हैं ये आपके ऊपर है। और या फिर आपका नेवल एकेडमी भी है। आप किसी भी विंग को चॉइस करके वहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन वहाँ कंप्लीट होने के बाद आपको कमांडेंट लेवल की पोस्ट में आपकी नियुक्ति की जाती है। अगला है UPSC सिविल कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS। ये भी साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें भी इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवल, एयरफोर्स या फिर OTA आप अपनी चॉइस के अनुसार चूज़ कर सकते हैं और किसी भी विंग में जा सकते हैं। अगला है FCAT। ये एग्ज़ाम भी हर साल होता है। ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ में 12th में आपका फिज़िक्स और मैथ्स होना चाहिए, जिसमें 60% आपका होना चाहिए फिज़िक्स और मैथ्स मिला के। इसमें फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी एंड अदर टेक्निकल पोस्ट के लिए यह एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। अगला है INET। इसमें बेसाइड लॉजिस्टिक एंड एजुकेशन ब्रांच इन ऑल द अदर ब्रांचेस इंडियन नेवी रिक्रूट्स ओनली इंजीनियर। मतलब लॉजिस्टिक या फिर एजुकेशनल ब्रांच के अलावा और जितने भी पोस्ट हैं उसमें केवल इंजीनियर्स ही मांगे जाते हैं। मतलब यदि आप नॉन टेक्निकल पोस्ट इसमें चाहते हैं तो लॉजिस्टिक और एजुकेशन ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने BSc या BA किया है तो आपने उसमें फर्स्ट क्लास % लाया हुआ है, या फिर डिप्लोमा आपने किया हुआ है होटल मैनेजमेंट में, तो केटरर के या लॉजिस्टिक के पद पे आप डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में आपने 60% के साथ में मास्टर किया है, जिसमें से आपका या फिर इंग्लिश या हिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहा है जिसमें आप इंडिपेंडेंट 55% लेकर आए हैं, तो आप एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के माध्यम से पायलट, MR, पायलट, NMR, ऑब्जर्वर, लॉजिस्टिक या फिर एजुकेशन के फील्ड में नियुक्ति की जाती है। अगला है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यह एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन आपका मांगा गया है और एज आपका 20 से 25 होना चाहिए। BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB ये सब CAPF के अंतर्गत आते हैं। इन सब में आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे यदि नियुक्ति चाहते हैं इनमें से किसी में भी, तो आपको यह एग्ज़ाम देना होगा। अगला है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में हमने जाना है अभी तक
कमीशन्ड ऑफिसर के लिए जितने भी एग्ज़ाम हमने पढ़े हैं, एनडीए, सीडीएस, इसके अलावा एटीएस, टीजीसी, आपने एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप बीटेक हैं तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है। एनसीसी एंट्री, जैग एंट्री, इन सभी एंट्री के माध्यम से आप कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक में पहुंच सकते हैं। जूनियर कमीशन में जैसे कि केटरिंग, जेसीओ, इन सब का एग्ज़ाम अलग से होता है। नॉन कमीशन यदि आपको सोल्जर बनना है इंडियन आर्मी में तो ये जोन वाइज रैली भर्ती इसके लिए होती है। आप भी यदि आपने देखा हो तो आपके क्षेत्र में भी कभी ना कभी रैली भर्ती हुआ होगा। इंडियन नेवी में कमीशन्ड ऑफिसर के लिए एनडीए, सीडीएस, आईनेट हमने पहले भी पढ़ चुका है। डायरेक्ट एंट्री के लिए यदि आप बीटेक हैं तो आपका डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू भी होता है। नॉन कमीशन्ड या फिर सेलर के पद के लिए आर्टिफिसर एंट्री होता है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट होता है, या फिर इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्रूट होता है। ये सब एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर के लिए एनडीए हमने पढ़ा है, सीडीएस पढ़ा है, एफकेट पढ़ा है। डायरेक्ट एंट्री भी होती है यदि आप एनसीसी कैडेट हैं, या फिर मेट्रोलॉजी एंट्री होती है। नॉन कमीशन्ड में एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्ज़ाम होता है। एयरफोर्स के रैली भर्ती भी की जाती है। इसके बाद है इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो योग्यता मांगी गई है, आपकी ग्रेजुएशन साथ में 60% के साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 12th में आपने मैथ्स एंड फिजिक्स में 60% लाया हो। एज यहाँ पे 20 से 25 ईयर्स के बीच में आपकी होनी चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी, नाविक डीबी या फिर यांत्रिक के पद के लिए नियुक्ति भी होती है। नाविक जीडी के लिए आपका 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। नाविक डीबी के लिए आप 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक के लिए आपका 10th पास प्लस डिप्लोमा AICTE से मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या इस प्रकार की और भी जो भी डिप्लोमा है वो आपने कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल SSB में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट अभी निकली थी। एज इसमें 18 से 25 ईयर्स के बीच मांगा जाता है। एजुकेशन यहाँ पे 12th पास मांगा जाता है। मिनिस्ट्रियल की जॉब है, मतलब आपको वहाँ पे टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी दोनों आनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट में आपका स्पीड हो, हिंदी में 30, वहीं पे 30 WPM मांगा गया है। अब आता है नेक्स्ट स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स। अभी तक हमने जितने भी एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ा है ये सब नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स थे। स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में भी प्रमुख एग्ज़ाम पटवारी, जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो व्यापम द्वारा यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है पटवारी के लिए। वहीं पे अगर राजस्थान की बात करें तो RSMSSB के द्वारा यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए एज 18 से 40 ईयर मांगी जाती है यदि आप डोमिसाइल है तो उस स्टेट के। एजुकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर SI की एग्ज़ाम भी हर स्टेट में होती है। एज वहाँ पे 21 से 28 ईयर्स मांगी जाती है। एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। जितने भी या फिर डिफेंस सर्विसेज हैं या पुलिस की है, इसमें PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपकी की जाती है। पुलिस कांस्टेबल, इसके लिए एज 18 से 25 साल मांगी गई है। एजुकेशन में 12th पास मांगा गया है। कांस्टेबल के पद के लिए नियुक्ति होती है। इसके अलावा PSC, हर एक स्टेट में PSC होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है विभिन्न तरीके के। छत्तीसगढ़ की बात करें तो CGPSC का एक प्रमुख एग्ज़ाम है, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम के माध्यम से अपर कलेक्टर, DSP, अकाउंट ऑफिसर, इन सभी पदों के लिए नियुक्तियाँ की जाती है। एज यहाँ पे 21 से 30 ईयर्स मांगी गई है। यदि आप स्टेट की डोमिसाइल रखते हैं तो आपका मैक्सिमम 40 ईयर्स रखा गया है। एजुकेशन में यहाँ ग्रेजुएशन मांगा गया। इसके अलावा CGPSC CMO कंबाइंड चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, CMO का मतलब यहाँ चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर होता है। ग्रुप B और ग्रुप C के लिए आपका यह एग्ज़ाम होता है। एज यहाँ पे 21 से 30 ईयर्स। फॉर अदर स्टेट में यदि आप अदर स्टेट के हैं तो 21 से 30 साल के बीच मांगा गया। यदि आप डोमिसाइल हैं तो आपका मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रखा गया है। एजुकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है।
अदर स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, लॉ ऑफिसर्स के लिए, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, स्टेनोग्राफर फॉर वॉरियस डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार एंड वॉरियस पोस्ट फॉर हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन सभी डिपार्टमेंट में नियुक्तियों के लिए स्टेट पीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। इस प्रकार आप स्टेट पीएससी की वेबसाइट में जो भी नोटिफिकेशंस आती है उसके माध्यम से स्टेट सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। तो अभी तक हमने नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के बारे में जो प्रमुख एग्ज़ाम्स हैं उन सब के बारे में जाना है। उम्मीद है आपको एग्ज़ाम्स के बारे में अधिक गहराई से समझ आपको बढ़ी होगी। दोस्तों, अब तक हमने गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में सामान्य जानकारियां अर्जित की है। आगे चलकर हम हर एक एग्जाम की विस्तृत जानकारी आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे आप भविष्य में देने वाले एग्जाम की मांग व प्रकृति को समझ पाएंगे और अपनी सफलता के लिए सार्थक प्रयास कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर होगा, जिसमें हम यूपीएससी सीएससी की विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।